कातिल कत्ल करने के लिए, अपने क्राइम को अंजाम देने के लिए एक यूनिक तरीके को आजमाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर पिछली बार की तरह किसी और चोर ने या फिर किसी कातिल ने जो तरीका आजमाया था, अगर वो भी बिल्कुल उसी तरह का तरीका आजमाएगा तो वो पकड़ा जाएगा जब पुलिस पिछले केसेस को ध्यान में रखकर इस केस की भी तहकीकात करेगी। और इसी बात को सोचकर जॉन जॉर्ज हैग ने अपने कत्ल करने के तरीके को बिल्कुल ही बदल दिया। लेकिन ऐसा इसने क्या किया था जो और कातिलों से बिल्कुल अलग था और पुलिस को भी इसे पकड़ने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना आया, इन सभी चीजों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ऑफबीट पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं। तो अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी। टाइम था 24 जुलाई 1909 का, जब जॉर्ज जॉन हैग का जन्म हुआ। इसके माता पिता ने इसके जन्म से पहले इस बात की बिल्कुल आस छोड़ दी थी कि अब उनके घर पर कोई बच्चा होगा, क्योंकि इस टाइम इसकी माँ लगभग 40 साल की हो चुकी थी और इसके पिता भी लगभग 43-44 साल के हो चुके थे। उन लोगों ने बिल्कुल आस छोड़ रखी थी, जिसके बाद जॉन का जन्म होता है। अभी तक इसके पिता वहीं पर मौजूद एक फैक्ट्री में काम किया करते थे, लेकिन जब जॉन का जन्म हुआ उसके जन्म के कुछ एक दिनों बाद ही उनकी जॉब चली जाती है। इस टाइम वो लोग स्टैमफोर्ड इंग्लैंड में रहा करते थे, लेकिन स्टैमफोर्ड में तो उन्हें काम धंधा मिल नहीं रहा था, जिसके चलते वो आउटवुड में चले जाते हैं और वहां पर जाकर काम धंधे की तलाश उन्होंने शुरू की। धीरे धीरे कर जॉन बड़ा होने लगता है और छोटे बच्चों के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि वो और छोटे बच्चों के साथ खेलने की काफी ज्यादा जिद करते रहते हैं। तो जॉन भी इस बात के लिए जिद करता है, लेकिन उसके माता पिता ने साफ इस बात से इनकार कर दिया कि तुम बाहर मौजूद किसी और बच्चों के साथ खेलने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाओगे। जॉर्ज के माता पिता काफी ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। अभी तक उसकी खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन उसके माता पिता का ये कहना था कि बेटा तुम्हें खेल कूद से दूर रहना होगा, ये जो बाहर बच्चे घूम रहे हैं इनसे दूर रहना होगा, बस पूरा का पूरा दिन धार्मिक किताबें पढ़ा करो, चर्च वगैरह में जाया करो और भगवान की सिर्फ प्रेयर किया करो। हमारे घर से बाहर जितने भी लोग घूम रहे हैं इनसे तुम दूर ही रहा करो, क्योंकि ये पापी किस्म के इंसान हैं। जॉर्ज के पिता के माथे पर एक चोट लग गई थी, जिसके कारण वहां पर एक परमानेंट नील पड़ चुका था और वो जॉर्ज को अक्सर वो नील दिखाकर ये बात कहा करते थे कि हमें पूरा का पूरा दिन भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर को याद करना चाहिए, धार्मिक किताबों को पढ़ना चाहिए और जो ये बच्चों के लिए किताबें बनाई गई हैं इनसे दूर रहना चाहिए। मैंने एक बार छोटा सा पाप कर दिया था, जिसके कारण अगर तुम देखना चाहो तो मेरे माथे पर देखो, मुझे ये परमानेंट निशान मिल गया है। जॉर्ज की माँ भी जॉर्ज को इसी बारे में बताया करती थी, जिसके कारण जॉर्ज बाहर मौजूद बच्चों के साथ खेलना बंद कर देता है और पूरा का पूरा दिन वही काम करता है जो कि उसके माता पिता ने उसे बताया था। धीरे धीरे कर टाइम यूं ही बीतता है और एक टाइम ऐसा आया जब जॉर्ज 10 से 11 साल का हो गया। अभी भी उसके माता पिता उसे यही बात बोला करते थे कि तुम्हें ये सारे काम करने हैं और इस तरह और बच्चों से दूर रहना है। वो लोग उसे स्कूल भेजते हैं, लेकिन उन लोगों का ये कहना था कि जब एक्स्ट्रा टाइम स्कूल में तुम्हारे पास बचता है तो तुम खेलने के लिए किन्हीं और बच्चों के साथ प्लेग्राउंड में मत चले जाना, जबकि अपने क्लास में ही बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी करना। ये सारी बातें जब जॉर्ज को उसके माता पिता बताते हैं तो वो पूरा दिन पढ़ाई पर ही फोकस करता है और इसका रिजल्ट ये सामने आता है कि वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बनता जा रहा था। एक तरफ तो जॉन जो उसके पेरेंट्स ने उसे बात बताई थी उन सभी का पालन कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था तो उसे इन सभी चीजों में घुटन महसूस होने लगी थी और अक्सर वो इस बारे में सोचा करता था कि इस तरह से तो मेरी जिंदगी नहीं कट पाएगी और भले ही अब मुझसे पाप हो, लेकिन इस तरह की जिंदगी अब मैं नहीं जी सकता। और इसी के चलते उसने पाप करना शुरू किया। उसके दिमाग में जो था सबसे बड़ा पाप वो ये था कि वो छोटे बच्चों की किताबें नहीं पढ़ सकता, जिसमें कार्टून वगैरह होते हैं, चुटकुले वगैरह होते हैं, वो उन्हें पढ़ने लगता है। उसके दिमाग में ये बात थी कि ये बहुत बड़ा पाप है, अगर मैं इसे पढ़ लेता हूँ तो मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा। उसने वो किताबें पढ़ी, लेकिन किताबें पढ़ने के बाद जॉन को पता चलता है कि उसे तो कुछ भी नहीं हुआ, ना तो उसके शरीर में कोई हलचल हुई और उसने इतना बड़ा पाप किया है तो इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए थी। और वो इसी बात को सोचकर कि अब की बार तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, चलो मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। जिसके बाद वो और दोस्तों के साथ जो कि उसके स्कूल में पढ़ा करते थे उनके साथ जाकर खेलने लगता है। लेकिन फिर भी जॉन को जब कुछ भी नहीं हुआ तो उसे ये विश्वास हो गया कि ये किसी तरह का पाप नहीं है। उसने ये बात अपने माता पिता को भी बताने की सोची, लेकिन उसके दिमाग में ये बात भी आई कि अगर ये सारी बातें वो अपने माता पिता को बता देता है तो वो पूरे तरीके से जॉन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे और हो सकता है उसके माता पिता उसे किसी न किसी तरह की सजा भी दें। तो जॉन ने ये डिसाइड किया कि वो अपने
अपने माता पिता को इस बारे में कुछ भी नहीं बताएगा और वो इसी तरह का रिएक्ट करेगा कि हर रोज ये इसी तरह की धार्मिक किताबें पढ़ता है और भगवान को याद करने के लिए चर्च में जाता रहता है। लेकिन असलियत में अब वो सारे काम कर रहा था जो कि उसकी मर्जी में आ रहे थे। और उसके बाद उसने काफी सारी पढ़ाई की, अलग अलग तरह के डिप्लोमे इकट्ठे किए और धीरे धीरे कर एक टाइम ऐसा भी आया जब उसने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली। अपनी पढ़ाई कंप्लीट होते ही उसने जाकर एक कंपनी में काम करना शुरू भी कर दिया और जब वहां पर उसने अलग अलग तरह के लोगों को, अपने बॉस को और उनके सीनियर को देखा तो उसे पता चलता है कि अगर उसे जिंदगी में आराम चाहिए, काफी सारी सहूलियत चाहिए तो उसे काफी सारा पैसा कमाना होगा, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है और देखते ही देखते वो अपनी कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय बन जाता है। लेकिन अभी तक उसके पास इतने पैसे नहीं आए थे कि वो सारी की सारी अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर पाए और काफी सारे महंगी महंगी चीजों को खरीद पाए। तो वो जमकर और ज्यादा मेहनत करता है और उसके साथ जितने भी एम्प्लॉय काम किया करते थे उनकी भी खूब मदद करता है, जिसके कारण वो सबका फेवरेट हो गया। लेकिन अभी भी जॉन को अगर देखा जाए तो उसके पास इतने पैसे नहीं आ रहे थे जिनसे वो खुलकर खर्चा कर सके। तो उसने उस कंपनी में ही चोरी करना शुरू कर दिया, क्योंकि लगभग सारे लोग उसके ऊपर विश्वास किया करते थे और उसके पास कंपनी में हर जगह जाने का एक्सेस था। उसने उस कंपनी से काफी सारे पैसे चुराए और वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर भी रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब वो पकड़ा जाता है। कंपनी के बॉस ने उसे अपने पास बुलाया और जॉन ने भी ये रिक्वेस्ट अपने बॉस से की कि वो पुलिस को यहाँ पर ना बुलाए। उसके बॉस ने कहा कि तुमने आज तक यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत की है दिल लगाकर और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुमने ये सारा कांड क्यों रचा है। मैं पुलिस को तो यहाँ पर नहीं बुला रहा, लेकिन माफ करना मैं तुम्हें अपनी कंपनी में भी नहीं रख सकता, जिसके कारण उसे उस जॉब से निकाल दिया जाता है। इस जॉब से निकालने से पहले ही जॉन की मुलाकात बीट्राइस हैमर से होती है, जो कि अभी सिर्फ 21 साल की थी। और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से इन्हें काफी ज्यादा प्यार हो गया और आखिरकार इन्होंने शादी कर ली। इनके घर पर इनका एक बच्चा भी होता है। जॉन पूरे तरीके से कंपनी में उस टाइम लगा हुआ था, जिसके कारण जॉन का घर बड़े ही आराम से चल रहा था। लेकिन आज के टाइम में उसे जॉब से निकाल दिया गया। कंपनी से निकाले जाने के बाद जॉन इसी तरह अपने लिए नौकरी ढूंढता है और उसे नौकरी मिल भी जाती है। वो इसी तरह अपनी नई नौकरी पर जाने लगता है, अपना काम करने लगता है। जॉन पिछली वाली नौकरी की तरह इस नौकरी पर भी चोरी करने लगता है। पहले तो उसने काफी सारी मेहनत की थी, लेकिन अब उसने फिर से चोरी करना जब शुरू कर दिया तो आखिरकार उसे इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। जॉन के दिमाग में ये बात आ चुकी थी कि अगर उसे काफी सारा पैसा चाहिए ताकि वो खुलकर उसको यूज कर सके तो उसे कोई ना कोई ऐसा काम करना होगा जिसमें सच में ही काफी ज्यादा पैसा हो, और हार्ड वर्क करते करते वो इतना पैसा नहीं कमा पाएगा। तो आखिरकार उसने एक ऐसी कंपनी को बनाया जो कि लोगों से पैसे लेकर उनके नाम से स्टॉक खरीदा करती थी। लेकिन यहाँ पर भी उसके पास जब काफी सारा पैसा आया तो उसने यहाँ पर भी घोटाला कर दिया और जिन लोगों ने स्टॉक में पैसे लगाए थे उन्होंने जॉन के ऊपर केस कर दिया और आखिरकार जॉन को पुलिस उठा ले जाती है। उसकी पत्नी हैमर को जब इस बारे में पता चलता है कि उसका पति कितना बड़ा फ्रॉड है तो उसने भी उसे तलाक दे दिया और वो वापस अपने घर चली जाती है। जॉन के ऊपर अब केस चलने लगा और केस का रिजल्ट ये आया कि उसे 1.5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। वो जेल में जाता है और वहां पर जाकर सोचता है कि आखिरकार अब वो ऐसा क्या काम करे जिससे उसके पास काफी सारे पैसे भी आ जाएं और इस तरह उसे जेल भी ना आना पड़े। तो जॉर्ज ने काफी सारी डिग्री कर रखी थी, काफी सारे डिप्लोमे उसके पास थे और काफी सारी नॉलेज भी उसके पास थी। तो उसने एक इस तरह की प्लानिंग बनाई कि मैं बाहर जाकर लोगों के साथ फ्रॉड करता हूँ और उसके बाद जब वो लोग मुझे पकड़ लेते हैं तो पुलिस में रिपोर्ट कर दी जाती है। पुलिस वाले मुझे यहाँ पर उठा लाते हैं और आखिरकार मुझे जेल में डाल दिया जाता है। तो क्यों न मैं लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड करना शुरू कर दूं जिसमें पैसा भी मेरे पास काफी ज्यादा आएगा और वो लोग जाकर पुलिस में कंप्लेंट तो करेंगे ही नहीं। और इस प्लानिंग का जो टोटल रिजल्ट सामने आया वो ये था कि उसे उन लोगों की जान लेनी होगी, क्योंकि अगर किसी बंदे को मार दिया जाए तो वो पुलिस के पास कैसे आएगा। और यही बात सोचकर वो प्लानिंग करनी शुरू कर देता है। प्लानिंग का जो सबसे मेन हिस्सा था वो ये था कि किसी बंदे को वो मार तो देगा, लेकिन मारने के बाद आखिरकार उसकी लाश का वो करेगा क्या। तो जॉन ने काफी सारी किताबों को पढ़ा और उन किताबों को पढ़कर आखिरकार उसने एक ऐसी तरकीब अपना ली जिससे उसे पूरा विश्वास था कि पुलिस उसे कभी पकड़ ही नहीं पाएगी। वो एक इंजीनियर तो पहले ही था और सबसे खास बात ये थी कि उसने एक केमिकल को एक वेपन की तरह यूज करना सीख लिया था। सबसे पहले उसने ये रिसर्च की कि आखिरकार कौन सा ऐसा एसिड है जो कि किसी भी बॉडी को पूरे तरीके से गला देता है, और उसके बाद रिजल्ट के तौर पर उसके सामने आता है सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन अभी भी उसे टेस्ट करना था क्योंकि वो किसी भी बॉडी को लाकर सीधा इसमें नहीं पटक सकता था, क्योंकि खेल आगे और भी ज्यादा बिगड़ सकता था। जिसके तौर पर जॉन ने एक गिलास लिया और उसे सल्फ्यूरिक एसिड से भर दिया और
उसके बाद वो पकड़ कर लाता है एक चूहा। उसने चूहे को उठाकर सल्फ्यूरिक एसिड वाले गिलास में डाल दिया और ऊपर से उस गिलास को ढक दिया। लगभग 1-1.5 घंटे बाद जब वो जाकर दोबारा से उस सल्फ्यूरिक एसिड को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई चूहा वगैरह नहीं है, जबकि कुछ कीचड़ जैसी चीज यहाँ पर मौजूद है। तो वो समझ गया कि उसका ये वेपन बिल्कुल अच्छे से काम करने वाला है, क्योंकि बाद में अगर किसी बॉडी को पुलिस पकड़ भी लेती है तो वो इस कीचड़ से क्या निकाल लेगी। उसकी ये प्लानिंग बिल्कुल तैयार थी और अभी भी एक चीज की कमी थी और वो थी उस एसिड की, क्योंकि किसी मनुष्य की बॉडी को पूरे तरीके से गलाने के लिए काफी सारा एसिड चाहिए होगा। नॉर्मली किसी जाकर दुकान से अगर वो खरीदता है तो सामने वाला ये बात पूछेगा कि इतने सारे उसे क्यों चाहिए, और नॉर्मली इतना एसिड उसे किसी दुकान पे मिलेगा भी नहीं जितना कि उसे चाहिए। तो उसने एक ऐसी फर्जी कंपनी को बनवाया जिसके सहारे वो उस एसिड को ले सकता था। उसने वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट कर दिए, क्योंकि असल में वो एक इंजीनियर था। जब उसकी वो कंपनी बनकर तैयार हो गई तो दूसरी तरफ उसने एक और व्यक्ति से, जो कि काफी ज्यादा अमीर था और 1-2 बार इसकी जिंदगी में पहले भी इससे मिल चुका था, विलियम नाम के उस बंदे से दोस्ती बनाना शुरू कर दिया। विलियम के पास काफी सारा पैसा था, क्योंकि उनके पास काफी सारी कंपनियां थी और विलियम उसके माता पिता का इकलौता लड़का था। जॉन उसके साथ दोस्ती बनाता है, ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके साथ बिताने लगता है, और एक टाइम ऐसा आया जब विलियम ने ये बात कही कि यार तुम्हारी नौकरी जा चुकी है और इस तरह तुम बाहर कितने दिन घूमोगे, तुम मेरे साथ ही यहाँ पर रहा करो, मेरा कंपनी में थोड़ा हाथ बंटवा दिया करो बस, और मुझे क्या चाहिए, तुम्हारा जितना भी खर्चा पानी होगा उसमें कमी मैं आने नहीं दूंगा। जॉन तो इस बात के लिए पहले ही तैयार था और वो विलियम के साथ ही रहने लगता है। विलियम जब उसके ऊपर पूरे तरीके से भरोसा करने लगता है, उसी टाइम जॉन ने विलियम को धोखे से एक अबेंडेंट जगह पर बुलाया। विलियम वहां पर चला जाता है क्योंकि जॉन उसका दोस्त था और काफी सारे कामों में अब वो उसकी कंपनी में उसकी मदद कर रहा था। लेकिन विलियम जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो जॉन ने एक तेज धारदार हथियार से उसके सिर पर हमला कर दिया। विलियम वहीं नीचे गिर गया और उसके बाद अपने दोस्त से उसने ये बात पूछी कि आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या तुमने यही सब करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया था। जॉन किसी भी तरह का कोई रिप्लाई नहीं देता और वो फिर से उसके ऊपर हमला करता है, और अगला हमला होते ही विलियम ने अपनी जान गंवा दी। जॉन ने विलियम के पास मौजूद जितने भी गहने थे, उसका पर्स था, जितनी भी महंगी चीजें उसके पास थी, उन सभी को निकालकर उसे सल्फ्यूरिक एसिड के टब में डाल दिया और ऊपर से उसका ढक्कन बंद कर दिया। और वो वापस जा पहुंचता है विलियम के घर पर, क्योंकि विलियम के माता पिता की भी जॉन के साथ काफी अच्छी जान पहचान हो चुकी थी। विलियम के घर वाले भी जॉन के ऊपर पूरा भरोसा करते थे और जॉन ने आगे की प्लानिंग बनाना शुरू किया कि एक ना एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब इसके घर वाले ये बात पूछेंगे कि आखिरकार विलियम कहाँ पर है। तो उसने अभी से प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया और उसके घर वाले पूछते उससे पहले ही उसने जाकर ये बात उनके घर वालों से कह दी कि विलियम किसी काम के चलते अमेरिका गया हुआ है और उसे वहां पर कितना टाइम लग जाए इस बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं। विलियम के घर वाले भी इस बात के लिए मान गए क्योंकि वो जॉन के ऊपर भरोसा करते थे। जॉन विलियम के घर वालों से काफी सारे पैसे मांगता रहा इसी बीच, क्योंकि उसने ये बात उनके घर वालों से बोल दी कि विलियम अब अमेरिका गया हुआ है तो उसका वहां पर काफी ज्यादा खर्चा आ रहा है, जिसके लिए विलियम उनसे पैसे मांग रहा है। विलियम ने ये बात जॉन से कही है कि वो पैसे उनके घर वालों से ले आए। उसके घर वाले लगातार पैसे देते जा रहे थे, लेकिन इस घटना को भी काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है कि विलियम अमेरिका गए हुए काफी दिन हो गए, लेकिन अभी तक वो वापस क्यों नहीं आया, और अगर इसे इतनी लंबी ट्रिप पर जाना था तो वो हमें बताकर क्यों नहीं गया, और उसे इतनी लंबी ट्रिप पर अगर जाना ही था तो वो हमें बताकर क्यों नहीं गया। यही बात उसके घर वाले सोच रहे थे। वो बार बार जॉन से ये बात कहते कि विलियम को एक बार वापस बुला लो, जरा हमें भी तो पता चले कि ऐसा कौन सा वो नया बिजनेस शुरू कर रहा है। जॉन से जब विलियम के घर वाले बार बार यही बात पूछने लगे तो जॉन ने कहा कि चलो ठीक है, अगर आप लोग चाहते ही हैं तो मैं उसे बोल देता हूँ कि वो एक बार घर पर आकर मिल जाए। और कुछ एक दिनों बाद ही उसने ये बात उनके घर वालों से कही कि विलियम आ चुका है, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो यहाँ पर रुके, उसे वापस तुरंत अमेरिका जाना है, तो प्लीज आप लोग मेरे साथ बैठिए, मैं आप लोगों को उससे मिलवा लाता हूँ। ये बात सोचकर उसके घर वाले चल पड़ते हैं जॉन के साथ साथ ही कि आखिरकार ये हमें कहाँ पर उससे मिलवाने वाला है। जॉन विलियम के माता पिता को भी उसी जगह पर ले आता है जहाँ पर वो विलियम को लेकर आया था, और उसने वहां पर आकर उन दोनों के ऊपर भी हमला कर दिया और आखिरकार उन्हें भी उसी एसिड में डाल दिया, जिसके बाद 24 घंटे बाद ही उन दोनों का शरीर भी बिल्कुल कीचड़ में तब्दील हो जाता है। वहीं पास में ही एक नाला मौजूद था और वो दोनों बॉडी जब पूरे तरीके से कीचड़ बन चुकी थी तो आखिरकार उसने वहीं पर उन्हें बहा दिया। विलियम को भी पिछली बार इसी नाले में उसने बहा दिया था कीचड़ में तब्दील करके, और धोखा
धोखाधड़ी में तो वो माहिर था ही, जिसके बाद उसने कोर्ट में जाकर ये साबित कर दिया कि इस तरह विलियम उसका पार्टनर था इस कंपनी में। पहले तो विलियम अमेरिका चला गया, उसके बाद कोई पता ठिकाना उसका नहीं था, और अब अगर देखा जाए तो उसके माता पिता भी घर से गायब हैं, और कंपनी को आगे चलाने के लिए उसे कंपनी की पूरी पावर देनी होगी, और जब भी विलियम वापस आएगा तो वो उसके हिस्से की प्रॉपर्टी वापस उसे दे देगा। लेकिन विलियम तो कभी वापस आने वाला था ही नहीं, क्योंकि उसके साथ कुछ इस तरह का हादसा हो चुका था, और पूरी की पूरी कंपनी जब जॉन के कब्जे में आ चुकी थी तो उसके पास वो सारी चीजें आ गई जिसका एक टाइम में उसने ख्वाब देखा था। अब वो महंगे महंगे शौक पालने लगता है, और इसी बीच उसे पता चलता है कि एक ओन्सलिट नाम का एक होटल है जहां पर काफी ज्यादा रईस लोग रहा करते हैं, और वहां पर जो फैसिलिटी उन्हें मिलती है उनके तो कहने ही क्या। अब पैसे की कमी तो उसके पास थी ही नहीं, तो उसने उस होटल में ही एक रूम रेंट पर ले लिया। वो उस होटल में रहने लगता है, और जिस भी तरह की उसकी वो कंपनी अब चल रही थी इसी तरह वो चलती रही, और जब भी उसे पैसे की जरूरत पड़ती तो वो कंपनी के किसी न किसी एक हिस्से को बेच देता। उसके बाद पैसा आ जाता और वो फिर से अय्यासी करने लगता। अब उसे जुए की भी लत पड़ चुकी थी, सुबह शाम वो शराब पिया करता था, हर महंगे शौक वो पालने लगा था, और इसी तरह उसकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उसके वो सारे पैसे खत्म हो गए, और अब उसके दिमाग में ये बात चलने लगी कि अब उसे इनकम का एक नया सोर्स चाहिए। तो इसी तरह किसी अमीर बंदे को वो ढूंढ रहा था जिसे वो अपना शिकार बना सके, जिसके तौर पर उसके सामने आता है डॉक्टर ओकेबॉल। वो लोग अपना घर बेचना चाहते थे क्योंकि उन्हें पैसे की काफी ज्यादा जरूरत थी। जॉन डॉक्टर के घर पर जाता है, और वहां पर जाकर उन लोगों ने बातचीत करना शुरू किया कि ये घर कितने का वो बेच देंगे, और इसी तरह की काफी सारी और भी बातें। लेकिन उसी टाइम जो उनको इस बारे में भी पता चलता है कि डॉक्टर के घर पर काफी सारी बंदूकें रखी हुई हैं, और अभी तक वो अपने सारे विक्टिम्स को हथौड़े या फिर डंडे से मारता आया है कि उन्हें अब की बार अपग्रेड किया जाए और उन्हें भी बंदूक से मारा जाए। यही बात सोचकर वो वहां से एक बंदूक चुरा लेता है। इसके बाद उसने डॉक्टर से ये बात कही कि आप लोग आ जाइएगा, मैं पैसे तैयार रखूंगा। जिसके बाद डॉक्टर और उसकी वाइफ जा पहुंचती हैं उसी जगह पर जहां पर जॉन ने उन्हें बुलाया था। जब डॉक्टर जॉन के पास पहुंचते हैं तो जॉन ने ये बात कही कि चलो ठीक है, आ जाइए आप लोग, अगर घर पर आ ही चुके हैं तो अंदर आ जाइए। और वहीं टेबल पर कुछ एक कागज रखे हुए थे, तो जॉन ने ये बात कही कि आप लोग साइन कर दीजिए कि अब ये घर मेरा है, मैं आप लोगों को पैसे दे देता हूँ। वहीं पास में ही एक सूटकेस रखा हुआ था, और डॉक्टर ने ये बात सोची कि शायद पैसे इसमें होंगे, जिसके चलते वो साइन करने के लिए आगे बढ़ता है। डॉक्टर की वाइफ भी उन कागजों को देख ही रही थी कि तभी 2 गोलियों की आवाज आती है, क्योंकि जॉन ने उन दोनों के सिर पर गोलियां मार दी थी। इतना होते ही वो मारे गए, और उसके बाद उसने उन दोनों को ही सल्फ्यूरिक एसिड में डबो दिया और उन दोनों को भी कीचड़ बना दिया। अब जॉन के पास वो घर आ चुका था क्योंकि डॉक्टर ने उन कागजों पर साइन कर दिए थे। तो जॉन ने वो कागज उठाए और उस घर को फिर से सेल पर डाल दिया। उस घर को खरीदने वाले काफी सारे और भी लोग आए, और आखिरकार जॉन ने उन्हें वो बेच दिया। अब पैसे जॉन के पास काफी सारे आ चुके थे, तो उसने ये बात सोची कि यार अब इस छोटे से कमरे में मैं और कितने लोगों की जान लूंगा, तो मुझे एक बड़ी सी जगह चाहिए जहां पर पूरे तरीके से मैं अपने कारनामों को अंजाम दे पाऊं। तो उसने एक बंद पड़ी फैक्ट्री को खरीद लिया जो कि काफी ज्यादा गंदी थी, लेकिन जॉन को ये बात पता थी कि उसे साफ सफाई से क्या मतलब है। यहाँ पर जो उसे काम करना है वो तो बड़े ही आराम से कर पाएगा, और बाकी बचे पैसों से वो फिर से अपनी अय्यासी पर जुट जाता है। और जैसे ही अब की बार उसके पैसे खत्म होते हैं तो वो निकल पड़ता है एक और ऐसे ही शिकार के लिए जो कि उसे काफी सारे पैसे दे पाए। तो उसकी मुलाकात होती है ओलिव नाम की एक बूढ़ी महिला से। इस महिला को पता था कि जॉन एक पहुंचा हुआ इंजीनियर है जिसे केमिकल्स की काफी ज्यादा नॉलेज है, तो वो उसके पास आती है और ये बात जॉन को बताती है कि वो डुप्लीकेट नेल्स बनाने की एक फैक्ट्री डालना चाहती है, और इसमें किस तरह का खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा, किस तरह के क्या कुछ चीजें उसे चाहिए होंगी, ये सारी बातें वो जॉन से पूछती है। तो जॉन ने भी इस चीज में अपना इंटरेस्ट दिखाया और उसने ये बात कही कि आप अकेली नहीं हैं, आप खुलकर इस काम को कीजिए, जिस भी तरह की हो पाएगी मैं आपकी मदद करूंगा। वो उस महिला के काफी ज्यादा नजदीक आ गया और वो सारी बातें वो जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार इस महिला के परिवार में कौन कौन है और इसके पास कितनी कुछ संपत्ति है। जैसे ही उसे इन सब बातों के बारे में पता चलता है कि इसके आगे पीछे कोई भी नहीं, ये सिर्फ एक फैक्ट्री डालना चाहती है जिसमें डुप्लीकेट नाखून बन पाए, तो जॉन ने उसकी पूरी मदद की और वो ये बात कहता है कि आप इस फैक्ट्री में अकेली नहीं, जबकि मैं भी आपके साथ इसमें बराबर काम करूंगा। ये बात बोलकर वो दोनों फैक्ट्री स्टार्ट कर लेते हैं और एक टाइम ऐसा आया जब जॉन ओलिव से कहता है कि हमारे पास एक और बड़ी जगह है, अगर हम लोग वहां पर अपनी फैक्ट्री डाल देते हैं तो हमारा कमीशन डबल हो जाएगा और हम लोग
लोग दुगना प्रोडक्शन कर पाएंगे, जिसके बाद हमारी कंपनी काफी ज्यादा जल्दी फेमस हो जाएगी। ओलिव इस बात के लिए राजी हो गई और वो ये बात पूछती है कि आखिरकार हमारी ये फैक्ट्री कहाँ पर है। फिर जॉन उसे लेकर उस फैक्ट्री में आ पहुंचता है जो कि उसने कुछ एक दिन पहले ही यहाँ पर खरीदी थी और ओलिव भी उसके साथ साथ आ जाती है। अब जॉन के पास यहाँ पर हथियार के तौर पर एक गन मौजूद थी, तो ओलिव के यहाँ पर आते ही उसने उसे भी शूट कर दिया और उसके बाद एक ड्रम में सल्फ्यूरिक एसिड को डालकर उसमें ओलिव को पूरे तरीके से डुबो दिया। ओलिव अब सल्फ्यूरिक एसिड में डूब चुकी थी और उसके बाद उसने ऊपर का ढक्कन लगा दिया और वो वापस जाकर उसी फैक्ट्री में काम करने लग जाता है, जिसके 2-3 दिन बाद ही उसने ये कंप्लेंट डाली कि मेरी इस कंपनी में मौजूद पार्टनर काफी दिनों से लापता है। लेकिन जॉन को इस बारे में नहीं पता था कि ओलिव की एक दोस्त भी है और जॉन के साथ जाने से पहले ओलिव ने ये बात अपनी उसी दोस्त को बताई थी कि वो इस तरह एक नई फैक्ट्री देखने के लिए जॉन के साथ जा रही है। तो वो महिला जॉन के पास आती है और ये बात पूछती है कि आखिरकार वो कहाँ पर है। जॉन ने ये बात कही कि मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ पर गई, लास्ट टाइम वो इस टाइम मुझे मिली थी और उसके बाद वो मुझे कभी मिली ही नहीं। तो उस महिला ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे तो ओलिव ने उसे ये बात बताई थी कि वो जॉन के साथ एक नई फैक्ट्री देखने के लिए जा रही है और उसके बाद से ही ये गायब हुई है। जॉन कहता है कि मुझे भी उनकी सच में ही काफी ज्यादा फिक्र है, क्योंकि नई नई अभी हम लोगों ने फैक्ट्री डाली है और वो इस तरह से गायब हो गई। और अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन चल सकता हूँ, वैसे भी मैंने उनकी मिसिंग कंप्लेंट डाल दी है। तो वो दोनों ही पुलिस स्टेशन जा पहुंचते हैं और पुलिस वाले भी काफी सारी तहकीकात करते हैं ओलिव को ढूंढने के लिए, लेकिन ओलिव नहीं मिलती। तो ओलिव की दोस्त ने पुलिस वालों को ये बात बताई कि जो ये बंदा है इसी के साथ वो मेरी दोस्त थी, वो आखिरी टाइम में गई थी, वो मुझे बता कर गई थी कि वो इसके साथ किसी फैक्ट्री वगैरह में जा रही है और उसके बाद वो कभी दिखी ही नहीं। तो हो ना हो मुझे पूरा यकीन है कि इसी बंदे ने उसे गायब किया है। तो पुलिस जॉन से बात करती है, लेकिन जॉन ने इन सभी बातों से साफ इनकार कर दिया कि उसे नहीं पता कि ओलिव कहां पर है। तो पुलिस ने जॉन के इतिहास को खंगालना शुरू किया कि आखिरकार ये बंदा अपनी पास्ट लाइफ में क्या कुछ रच चुका है और पुलिस को पता चलता है कि ये बंदा पहले भी काफी बार फ्रॉड के लिए अंदर जा चुका है। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि इसके मालिक ने इसे वैसे ही छोड़ दिया था और आज से पहले भी 2 बार ऐसा हुआ है जब इसके कंपनी पार्टनर या तो गुम हो गए या वो बड़े ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और वो दोबारा कभी वापस आए ही नहीं। तो पुलिस को जॉन के ऊपर शक होने लगता है और उन्होंने जॉन से ये बात कही कि चलो ठीक है, तुम्हारी वो हमें फैक्ट्री ही दिखा दो कि आखिरकार वो कहां पर है जहां पर तुम आखिरी बार उसे लेकर गए थे। तो जॉन बोलता है कि कोई बात नहीं, आप लोग मेरे साथ चलिए। जिसके बाद जॉन उन पुलिस वालों को लेकर उसी फैक्ट्री में चला जाता है जहां पर उसने ओलिव को एसिड में पिघला दिया था। यहाँ की सबसे बड़ी जो मेन दिक्कत थी वो ये थी कि पिछले वाली जगह पर तो जॉन इन सभी लोगों को मारकर नाले में बहा दिया करता था, लेकिन यहाँ आसपास में कोई भी नाला नहीं था, जिसके कारण उसने ओलिव की बॉडी को कहीं पर भी नहीं बहाया और आज के टाइम में भी वो उसी ड्रम में थी। पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर पहुंचते ही उन्हें काफी ज्यादा गंदी बदबू आती है और पुलिस वालों को शक होने लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा गलत है जो कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो पुलिस वालों ने अपने तौर पर तहकीकात करनी शुरू की और धीरे धीरे कर उन्हें वहां पर काफी सारा एसिड मिलता है और उसके बाद एक ऐसी जगह पर भी वो लोग पहुंचते हैं जहां पर एक ड्रम में कीचड़ जैसा कुछ मौजूद था। पुलिस वाले जॉन से पूछते हैं कि आपने यहाँ पर इतना सारा एसिड क्यों इकट्ठा कर रखा है। तो जॉन ने कहा कि मैं अलग अलग तरह की काफी सारी फैक्ट्रियों में काम करता रहता हूँ और उन्हीं का कुछ एक सामान ये यहाँ पर भी है। तो उन लोगों ने ये बात भी पूछी कि आखिरकार ये कीचड़ जैसी चीज क्या है जिसके नीचे काफी सारा एसिड है। तो जॉन ने कहा कि ये एसिड यहाँ पर काफी दिनों से है और हो सकता है यहीं आसपास का कोई ना कोई ऐसा मटेरियल इसमें गिर गया होगा जिसके कारण ये इस तरह का हो गया है। तो वहां पर मौजूद पुलिस वालों ने उस एसिड को ही छानना शुरू कर दिया और देखना शुरू किया कि आखिरकार ये क्या है। और धीरे धीरे कर जब पुलिस वाले थोड़ी और तहकीकात करते हैं तो उन्हें उस एसिड के अंदर से हड्डियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इस एसिड ने ओलिव के बाकी शरीर के हिस्सों को तो गला दिया था लेकिन वो उसकी हड्डियों को नहीं गला पाया, क्योंकि शायद ये वही एसिड था जिससे इसने पहले वाले लोगों की भी जान ली थी और उसी एसिड को इसने फिर से यूज करने के बारे में सोचा होगा। अब तक इसकी पावर आधी हो चुकी थी और वो ओलिव की सिर्फ और सिर्फ बॉडी को ही गला पाया, उसकी हड्डियों को नहीं। और ये सारी बातें पता चलते ही, ये सबूत मिलते ही जॉन को पुलिस ने वहीं पर अरेस्ट कर लिया। वो लोग उसे अपने साथ लेकर जाते हैं और उसके ऊपर पूरी तहकीकात करते हैं, जिसके बाद पुलिस को पता चलता है कि जॉन ने आज तक लगभग 6 लोगों की इसी तरह जान ले ली है। इसका केस जब कोर्ट में पहुंचता है और वहां पर जब इस केस पर तहकीकात हो रही थी तो जॉन ने पूरे तरीके से बताया कि वो अपने विक्टिम को पहले तो मार दिया करता था
जहां उनके शरीर के किसी न किसी एक हिस्से को काटकर उसके बाद उनका जो ब्लड होता था उसे गिलास में डालकर कभी कभार तो वो पिया करता था, क्योंकि शायद वो इस बात को साबित करना चाहता था कि वो दिमागी तौर पर थोड़ा हिला हुआ है और मेंटली तौर पर कोई बंदा बीमार है तो उसे मौत की सजा नहीं दी जा सकती, उसे या तो हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा या फिर उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। लेकिन जब डॉक्टर्स ने उसका मेंटली चेकअप किया तो उन लोगों का यही कहना था कि ये पूरे तरीके से मेंटली फिट है और ये सब काम इसने अपने होशो हवास में किए हैं, जिसके बाद उसे मौत की सजा सुना दी गई। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस केस के बारे में और कुछ भी अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट पोगो को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।